हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को समझा था। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी समझा था कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे प्राप्त करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालें उससे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि आखिर एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, तभी तो निकालने में मजा आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ जो सब में हो, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। इसका एक नाम और है जिसे हम लोग कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। इसका एक नाम और है जिसे हम लोग कहते हैं स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। तो ये तो हो गया एलसीएम का फुल फॉर्म। लेकिन हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? हम लोग बात तो कर रहे हैं कि एलसीएम होता क्या है। ये तो उसका पूरा नाम हो गया, पूरा नाम थोड़ी चाहिए, हमें तो समझना है कि आखिर एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ और उस छोटी सी कहानी के द्वारा आप समझ लीजिए कि आखिर एलसीएम होता क्या है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ऐसा समझाऊंगा कि आपको पूरा जीवन नहीं भूलेगा। फिर से मैं बोल दूं, ऐसे समझाऊंगा कि पूरा जीवन आपको नहीं भूलेगा। क्यों? क्योंकि हम रटाते नहीं, हम सिखाते हैं। हम रटाते नहीं, हम सिखाते हैं। तो स्टोरी क्या है? स्टोरी की बात करते हैं तो स्टोरी ये है कि एक बार की बात है, एक राजा था और उसका मंत्री था। वो दोनों सुबह शिकार पर निकले। सुबह से लेके दोपहर तक घूमते उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। तेज धूप, गर्मी ऊपर से, प्यास से हालत खराब। जंगल में एक तालाब के किनारे जाके पानी पिया और कुछ देर वहीं बैठ गए। बैठे बैठे राजा ने क्या देखा कि दो मेढक हैं और उन दोनों मेढकों में से एक मेढक एक बार में 2 फीट कूदता है और दूसरा मेढक एक बार में 3 फीट कूदता है। ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। अब राजा के मन में आया कि यार ये एक मेढक 2 फीट कूदता है, एक मेढक 3 फीट कूदता है, तो ये आखिर मिलेंगे कहाँ? ये तो कहीं नहीं मिलेंगे। तो राजा ने कहा मंत्री से कि ये दोनों मेढक जो कूद रहे हैं ना, ये कहीं नहीं मिलेंगे। अब मंत्री जी तुरंत बोल पड़े। मंत्री जी ने कहा नहीं, ये लोग मिलेंगे। अब राजा को तो पहले से गुस्सा लगी थी। क्यों? क्योंकि सुबह से लेकर दोपहर तक शिकार किए जा रहे हैं, कोई शिकार नहीं मिल रहा है। तेज धूप, गर्मी से हालत खराब, थके हुए बैठे थे और मंत्री ने बोल दिया कि नहीं ये मिलेंगे। अब राजा को आ गया गुस्सा। राजा ने कहा मंत्री जी पहले सिद्ध करो कि ये दोनों मेढक कहाँ मिलेंगे और कब मिलेंगे, नहीं तो आपकी गर्दन कलम कर दी जाएगी। अब मंत्री जी को हो गई टेंशन। अब मंत्री जी ने सोचा अब क्या करें। तो मंत्री जी ने कुछ देर विचार किया, उसके बाद बोले कि मैंने सही कहा था, ये दोनों मेढक मिलेंगे। तो राजा ने कहा एक्सप्लेन करो। तो मंत्री ने कहा कि देखिए, अगर मान लीजिए कि ये पहला मेढक है, ये एक बार में क्या करता है? 2 फीट कूदता है। तो दूसरी बार में 2 फीट और कूदा तो कहां पहुंचा? 4 फीट पर। फिर 2 फीट और कूदा तो कहां पहुंचा? 6 पर। फिर 2 फीट और कूदा तो 8 पर, ऐसे 10 पर, ऐसे 12 पर, ऐसे 14 पर, फिर ऐसे 16 पर, फिर ऐसे 18 पर, फिर ऐसे 20, है ना? इस तरह से वो 2-2 फीट कूदता हुआ जाएगा। और जो दूसरा मेढक है वो एक बार में 3 फीट कूदता है। फिर दूसरी बार में 3 और कूदा, 6 पर पहुंच गया। फिर 3 और कूदा, 9 पर पहुंच गया। फिर 3 और कूदा, 12 पर पहुंच गया। फिर 3 और कूदा, 15 पर पहुंच गया। फिर 3 और कूदा, 18 पर पहुंच गया। तो अब मंत्री जी ने जब इतना कैलकुलेशन कर लिया तो मुस्कुराए और बोले राजा साहब आप गर्दन काटने की बात कर रहे थे, आपने ये कहा था कि ये दोनों कहीं मिलेंगे ही नहीं। मैंने तो इन्हें सबसे कम दूरी पर मिला दिया। राजा साहब चौंके और कहा कैसे? तो मंत्री जी ने कहा कि देखिए, दोनों मेढक सबसे पहले 6 फीट की दूरी पर मिलते हैं, फिर दोबारा ये दोनों 12 फीट की दूरी पर मिलते हैं, फिर तीसरी बार ये दोनों 18 फीट की दूरी पर मिलते हैं और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अब राजा साहब ने कहा कि तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने तो ये सिद्ध कर दिया कि दोनों मेढक एक बार नहीं कई बार मिलते हैं, है ना? तो ये तो रही राजा और मंत्री की कहानी। लेकिन अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है हमारे एलसीएम की।
तो मल्टीपल की बात करें तो कहते हैं कि जो दूरी आप बार बार तय करते हो ना, जो दूरी आप बार बार तय करते हो उसे ही मल्टीपल कहते हैं। मतलब जिसमें बार बार मल्टीप्लाई हो, जैसे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8। यहाँ पर देखो पहला मेढक 2 फीट चला, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। क्या कर रहा है वो? बार बार 2 फीट ही तो चल रहा है, तो बराबर दूरी तय कर रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब मल्टीपल है। ये सब क्या है? ये मल्टीपल है। और आप खुद ही देखो मल्टीपल का मतलब होता है जिसमें बार बार मल्टीप्लाई हो। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 में तो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब 2 के मल्टीपल है। ऐसे ही ये सब क्या है? ये 3 के मल्टीपल है। बात समझ में आ रही है? तो ठीक है, ये तो हमें बात समझ में आ गई, ये सभी क्या है? ये सभी मल्टीपल है। तो ये तो बात हो गई मल्टीपल की। अब जो दोनों में हो, जो दोनों में हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमन बोलेंगे। भाई उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? जो सब में हो। तो यहाँ पर देखो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 12, इसमें भी 12, इसमें भी 18, इसमें भी 18। तो दोनों में हो, जो सब में हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमन बोलेंगे, है ना। तो 6 और 6 12, 12, 18, 18, ये सब क्या है? पहली बात तो ये सब मल्टीपल थे, दूसरी बात ये सभी कॉमन है, इसलिए इनको क्या बोला गया? कॉमन मल्टीपल बोला गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनमें सबसे छोटा कौन है। तो इनमें सबसे छोटा कौन है? 6 है। इनमें सबसे छोटा कौन है? 6 है। तो इसको हम बोलेंगे क्या? लीस्ट। क्या बोलेंगे? लीस्ट। तो कुल मिला के बात ये हुई कि जब पहला मेढक और दूसरा मेढक चलते हैं तो सबसे कम दूरी कहां पर मिलेंगे? 6 फीट पर मिलेंगे। सबसे कम दूरी कहां पर मिलेंगे? 6 फीट पर मिलेंगे। और 6 क्या है? 6 क्या है? मल्टीपल है। 6 क्या है? मल्टीपल है। 6 क्या है? दोनों में कॉमन है। और 6 क्या है? सबसे छोटा है। इसका मतलब ये है कि एलसीएम कितना हुआ? 6 हुआ। कितना हुआ? 6 हुआ। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हुआ? 6 हो गया। बात समझ में आई? भाई जो सबसे छोटा हो, जो दोनों में हो और जो मल्टीपल हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब बात करते हैं एचसीएफ की कि आखिर एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ की बात करें तो कहते हैं कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, कॉमन का मतलब होता है जो सब में हो यानी उभयनिष्ठ, और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। तो आपने कहा कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन मैं कहता हूं कि एचसीएफ क्या होता है? आपने तो फुल फॉर्म बता दिया, मैं एचसीएफ पूछ रहा हूं कि आखिर एचसीएफ होता क्या है। मैंने कहा कि मेरे पास एक टंकी है जिसमें 15 लीटर पानी भरा है और एक दूसरी टंकी है जिसमें 30 लीटर पानी भरा है। अब क्या करना है? अब आपको एक बड़े से बड़ा ऐसा बर्तन लेकर आना है जिससे आप इस 15 लीटर पानी को पूरा पूरा नाप सको, जिससे आप इस 30 लीटर पानी को पूरा पूरा नाप सको। आपको एक ऐसा बर्तन लेकर आना है, वो बड़ा से बड़ा होना चाहिए जिससे हम जल्दी से जल्दी 15 लीटर और 30 लीटर पानी को नाप सके, है ना। तो आपने कहा कि मैं 1 लीटर वाला ले आऊं, आपने कहा कि 1 लीटर का बर्तन ले आऊं, तो मैं कहूंगा बिल्कुल ले आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 1 लीटर वाले को लाओगे तो 15 बार नापना पड़ेगा। 1 लीटर कितनी बार नापोगे? 15 बार नापोगे। ठीक है, मैंने कहता हूँ ठीक है 1 वाला ले आओ, लेकिन 1 वाला छोटा है और बड़ा लेकर आओ। तो आपने कहा क्या 2 वाला ले आऊं? तो मैंने कहा 2 वाला ले तो आओगे, लेकिन 2 वाले से क्या 15 लीटर पानी को पूरा पूरा नाप पाओगे? क्यों? 2 लीटर वाले बर्तन से 15 लीटर को नापना है तो 7 बार में 14 लीटर कंप्लीट हो जाएगा। भाई 2 लीटर कितनी बार? 7 बार नाप दिया, 14 लीटर हो गया। अब 1 लीटर बच गया। उस 1 लीटर को नापने के लिए 2 लीटर वाले से तो काम बनेगा नहीं, है ना। तो आपको क्या करना है? मैंने कहा आपको 2 वाला तो नहीं लाना है, 2 वाला नहीं लाना है। ठीक है, आपने कहा 3 वाला ले आऊं, मैं कहता हूं ठीक है ले आओ। 3 वाला ले आओगे तो क्या होगा? 3 वाले से मैं 5 बार में नाप लूंगा और खत्म हो जाएगा। 5 बार में नाप लूंगा और खत्म हो जाएगा पूरा पानी। ठीक है, आपने कहा नहीं मैं इससे भी बड़ा लेकर आता हूं ताकि जल्दी से नाप सके। तो आपने कहा कि मैं 4 लीटर का एक बर्तन लेकर आता हूं। तो मैंने कहा कि 4 लीटर का लाओगे तो 15 लीटर नापना है, 4 लीटर वाले को 3 बार नापा तो हो गया 12। अब बचा 3 लीटर पानी, तो 3 लीटर पानी को आप 4 लीटर वाले से कैसे नापोगे? तो आपने कहा हाँ बात तो सही है। अब 4 लीटर वाले को नहीं लाता हूं। अब क्या करता हूं? 5 वाले को ले आता हूं ना, 5 वाले को। तो 5 वाले को लाओगे तो 5 वाले को क्या करोगे? 3 बार नापोगे, 15 लीटर पानी खत्म। 15 लीटर पानी क्या हुआ? खत्म हो गया, है ना। तो आपने कहा हाँ ये तो सही हुआ, लेकिन क्या 5 लीटर वाले बर्तन से भी बड़ा बर्तन हो सकता है? आपने कहा बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 15 लीटर का ले आऊं
एक ही बार भरूंगा, एक ही बार नाप के खत्म। मैंने कहा बिल्कुल ला सकते हो, 15 लीटर वाला ले आओ ताकि जल्दी से हम नाप सकें। ठीक है, आप क्या देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो, ये जो 2 और 4 कट किया, ये आपको लाने नहीं, ये आपको लाने नहीं है ना। आपको लाना क्या है, या तो आप 1 लीटर वाला ले आओ, या तो 3 वाला ले आओ, या तो 5 वाला ले आओ, या तो 15 वाला ले आओ। ये सब है क्या, ये सब है क्या, ये सब 15 के क्या है, फैक्टर है, गुणनखंड है। मतलब क्या है, आप 15 में 1 से भाग कर सकते हो, 15 में 3 से भाग कर सकते हो, 15 में 5 से भाग कर सकते हो, 15 में 15 से भाग कर सकते हो। जिससे हम लोग भाग कर सकते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। तो कहने का कुल मतलब यह है कि हमें यहाँ पर 2 की जरूरत नहीं थी, हमें यहाँ पर 4 की जरूरत नहीं थी। क्यों, क्योंकि हमें तो फैक्टर चाहिए। तो यहाँ पर हमें 1, 3, 5 और 15 की ही जरूरत थी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ऐसे मैंने कहा कि 30 लीटर वाले को नापना है। आप क्या करोगे, आप कहोगे कि ये तो 1 लीटर वाले से भी नाप सकते हैं पूरा पूरा, ये तो 3 लीटर वाले से भी नाप सकते हैं, है ना, ये तो 5 लीटर वाले से भी नाप सकते हैं, ये तो हम लोग 6 लीटर वाले से भी नाप सकते हैं, है ना, ये हम लोग 10 लीटर वाले से भी नाप सकते हैं, ये हम लोग 15 वाले से भी नाप सकते हैं, और ये हम लोग 30 वाले से भी नाप सकते हैं। 30 वाले से भी क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। ये सभी क्या है, ये सभी 30 के फैक्टर हैं। आप 30 में 1 से भाग कर सकते हो, 3 से भाग कर सकते हो, 5 से भाग कर सकते हो, 6 से भाग कर सकते हो, 10 से भी भाग कर सकते हो, 15 से 30 कट जाएगा और 30 से 33 में भाग कर ही सकते हो। तो ये सब क्या है, ये सब 30 के फैक्टर हैं, ये सब 15 के फैक्टर हैं। कहने का मतलब यह है कि फैक्टर तो हमने लिख लिया भैया, फैक्टर तो हमने लिख लिया। अब इनमें ढूंढना है कि कॉमन कौन कौन से हैं। तो कॉमन देख लो, कॉमन यहाँ पर 3 भी है, कॉमन यहाँ पर 5 भी है, और कॉमन यहाँ पर 15 भी है ना। तो कॉमन फैक्टर भी तो हो गए, कॉमन फैक्टर भी तो हो गए। अब हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए कि इनमें से हाईएस्ट कौन सा है, बड़ा कौन सा है। तो आपने कहा कि 3, 5 और 15 में बड़ा तो 15 ही है, बड़ा तो 15 ही है। तो क्यों ना हम 15 को ही सिलेक्ट कर लें, जिससे हम 15 लीटर वाले को भी नाप लेंगे और 30 वाले को भी नाप लेंगे। क्यों, क्योंकि 15 वाले से हम 15 को भी नाप सकते हैं और 30 वाले को भी नाप सकते हैं। लेकिन अगर मैंने बड़े से बड़ा 30 वाले को ले लिया होता, पहली बात तो ये कॉमन नहीं है, दूसरी बात अगर मैं ले भी लूं तो 30 वाले से 30 वाले को तो नाप सकता हूँ, 15 वाले को नहीं नाप सकता। तो दोनों के पहले में फैक्टर कर रहे हैं, फिर उनमें से जो कॉमन होगा उसे लिख लेंगे। कॉमन कौन कौन से थे, कॉमन 3 था, 5 था और 15 था। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इनमें से बड़ा फैक्टर ढूंढना है, बड़ा फैक्टर ढूंढना है। तो मेरे पास बड़ा फैक्टर क्या मिला, 15, और यही 15 क्या होगा, HCF, क्या होगा, HCF। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि आखिर HCF होता क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम लोग कैसे एलसीएम और एचसीएफ प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो अब बात करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम की बात करें तो मैंने कहा कि मान लीजिए कि आपके पास 2 संख्याएं हैं ए और बी, आपके पास 2 संख्याएं ए और बी हैं, तब इनका एलसीएम क्या होगा, तब इनका एलसीएम होगा प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन नंबर्स। कहने का मतलब यह है कि संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल ये क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक होता है। यानी एलसीएम क्या होता है, एलसीएम प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड में सबसे बड़ी घात जो होगी ना, उन्हीं का गुणनफल कर दो, उन्हीं का गुणा कर दो, वही क्या होगा, एलसीएम होगा। अब इस डेफिनेशन को एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि आखिर एलसीएम होता क्या है और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एलसीएम कैसे निकालेंगे, है ना। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक संख्या है 6 और दूसरी संख्या है 60। ठीक है, मेरे पास 2 संख्या है, मुझे इनका एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इनका अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था किसी भाज्य संख्या का आप अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, है ना। तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले 6 को चेक करेंगे कि किस संख्या से डिवाइड होगा, तो 6 क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6। अब 3 आ गया, ये 3 से डिवाइड होगा, ये हो गया खत्म। ठीक है, तो 6 के जो अभाज्य गुणनखंड मिले हैं कौन कौन से मिले हैं, यहां पर लिख लेता हूं। 6 के जो अभाज्य गुणनखंड मिले हैं वो मिले हैं 2 और 3। ठीक है, ये हो गया। अब 60 की बात करते हैं, 60 की बात करते हैं
तो 60 का सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे, ये 2 से कट जाएगा, है ना, 2 3 6 30 हो गया। अभी भी ये 2 से कटेगा, काट लेते हैं, कितना हो गया 15, ठीक है। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटेगा, 3 बचे 15, और अब ये 5 से कटेगा, है ना, तो ये हो गया खत्म, ठीक है। अब 60 में कौन कौन से गुणनखंड मिले आपको, 2 2 3 और 5। यहाँ पर देखो 2 2 बार है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, ये सब लोग 2 के पावर 2 लिखेंगे। मैंने आपको बताया था, है ना, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी अभाज्य संख्या एक से अधिक बार आती है तो जितनी बार वो आती है उतना घात में लगा देते हैं। तो यहाँ पर 2 2 बार है, 2 के पावर 2 लिख दिया, ठीक है। अब गुणा 3 आया और क्या आया 5 आया, 3 और 5 को लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब डेफिनेशन की बात करें तो कह रहा है कि संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य संख्याओं की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो इन दोनों की बात करूं, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों में 6 के कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड हैं, 2 है और 3 है। 60 की बात करूं तो 60 में कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड हैं, 2 3 और 5। यहां पर 2 की घात 1 है, यहां पर 2 की घात 2 है, यहां पर 3 की घात 1 है, यहां पर भी 3 की घात 1 है, और यहां पर 5 की घात 1 है, और इसमें 5 है ही नहीं। तो देखो क्या करोगे, वो कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, तो सबसे बड़ी घात 2 और 2 की पावर 2 में किसका है, इसका है, तो इसको यहां पे लिख लो। बात समझ में आ रही है भाई, इन दोनों में जिसका सबसे ज्यादा घात होगा उसे हम लोग लिख लेंगे। तो इन दोनों की बात करें तो यहाँ पर 2 पावर 2 है, यहाँ पर 2 पावर 1 है, तो इस वाले को यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। तो ये 2 का काम तो हो गया खत्म, इस 2 का काम हो गया खत्म। अब बारी आई 3 की, तो 3 में देखिए यहाँ भी घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, आप 3 को डायरेक्ट लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है ही नहीं, तो दोनों में मुझे क्या करना है, दोनों में मुझे देखना है कि जिसका सबसे ज्यादा घात होगा उसे यहाँ पर लिख लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की घात 0। 5 की घात 0 का मतलब है 1। किसी भी संख्या के घात में अगर शून्य होता है तो उसका मान 1 होता है, तो इसका मान 1 है। तो यहाँ पर 5 की घात कितनी है, 0 है, और यहाँ पर कितनी है, 1 है। इसका मतलब मैं इस वाले को लिखूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे सबसे बड़ी घात लेनी है, तो यहाँ पर मैं लिख दिया क्या 5, ठीक है। अब क्या करना है, अब इनका से गुणा कर लेना है। तो 2 का पावर 2 मतलब क्या 4 है, गुणे 3 गुणे 5, इसका मतलब कितना आ गया 60 आ गया, और यही क्या होगा, यही 6 और 60 का एलसीएम होगा, ठीक है। बात आई समझ में। वैसे अगर मैं इस डेफिनेशन की बात ना करूं, सबसे बड़ी घात की बात ना करूं, सिंपल तरीके से आपको समझाऊं तो 6 और 60 का एलसीएम क्या होगा, यहाँ पर देखो 6 के कौन कौन से गुणनखंड हैं, 2 है और 3 है, ठीक है। 60 के कौन कौन से गुणनखंड है, यहाँ पर देखो 2 पावर 2 लिखा है ना, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 2 गुणे 2, है ना, सिंपल, जो आया था उसको ऐसे लिख दो, घात मत लिखो, ठीक है। यहाँ पर हो गया 3 और यहाँ पर हो गया क्या 5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना 6 और 60। आप क्या करो, देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में ये 2 कॉमन है, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में ये 3 कॉमन है, ठीक है। तो दोनों में जो कॉमन है ना उसको एक ही बार लिखो, ये एक ही बार है, एक ही बार लिखो। अब जो बच रहे हैं ना उनको भी लिख दो, यहाँ पर 2 बच रहा है, इसको भी लिख दिया, यहाँ पर 5 बच रहा है, इसको भी लिख दिया, कितना आ गया 2 9 4 3 12 5 60, है ना। फालतू आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, फालतू आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, जो कॉमन है दोनों में उसको एक ही बार लिखो। जैसे यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 था, तो इस 2 को मैंने एक बार लिखा, इस 3 को मैंने एक बार लिखा, बाकी जो बचे थे, यहाँ पर 2 बचा था, यहाँ पर 5 बचा था, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मान लो यहाँ पर 7 होता, मान लो यहाँ पर 7 होता है ना, यहाँ पर 11 होता, तो उसको भी आगे लिख लेते, जो बचेगा उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 7 11 नहीं था, तो इसको हम लोगों ने नहीं लिखा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं, है ना। आपको सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी संख्या दी है उसका आप गुणनखंड कर लो। गुणनखंड करने के बाद देखो कि किस अभाज्य संख्या की घात ज्यादा है, जिसकी घात ज्यादा रहेगी उसको आप लिखते हुए चले जाओ, फिर उनको आपको क्या करना है, गुणा कर लेना है ना। मैंने आपको ऐसे ही बता दिया कि जो दोनों में कॉमन हो उसको एक बार लिखो, बाकी जो बचे उनको भी लिख के आप गुणा कर दो, हो गया एलसीएम, है ना। फालतू चीज करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो अब बात करते हैं एचसीएफ की। तो अब बात करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग एचसीएफ कैसे निकालेंगे, है ना। तो एचसीएफ की बात करें तो मैंने कहा कि मान लीजिए कि आपके पास 2 संख्याएं हैं ए और बी, तब इनका एचसीएफ क्या होगा, तब इनका एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर। कहने का मतलब यह है कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल।
एलसीएम में क्या था, सबसे बड़ी घात का गुणनफल। इसमें क्या है, सबसे छोटी घात का गुणनफल जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो देखते हैं कि इस डिफरेंशिएशन के द्वारा हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं, है ना। मैंने कहा कि मेरे पास एक संख्या 6 है और दूसरी संख्या क्या है, 60 है ना। मैंने उन्हीं दोनों संख्याओं को लिया जो एलसीएम निकालने में लिया था, ठीक है। तो 6 के कौन कौन से फैक्टर मिले थे, 2 और 3 मिले थे, ये तो मिला था। और 60 में कौन कौन से फैक्टर मिले हैं, 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू क्या 5, यही तो मिला था। अब आपको करना क्या है, अब आपको सबसे पहला काम ये करना है कि इन दोनों में कॉमन खोजना है। तो इन दोनों में अगर मैं कॉमन की बात करूं तो देखो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां पर 2 की घात 2 है, यहां पर 2 की घात 1 है, यहां पर 3 की घात 1 है और यहां पर 3 की घात 1 है ना। पहली बात तो जो दोनों में कॉमन हो उसे लिखेंगे, है ना। तो यहां पर 2 की घात 1 है, यहां पर 2 की घात 2 है, तो इन दोनों में से कौन सा लिखें। तो वहां पर कह रहा है कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। तो यहाँ पर देखो 2 की घात 1 है, यहाँ पर 2 की घात 2 है, तो छोटी घात किसकी है, इसकी है। तो इसको यहाँ पर लिख देंगे, 2 का काम खत्म हुआ। क्या करना था, जिसकी घात छोटी होगी उसे ही लिखेंगे। तो इसकी घात छोटी थी, इसको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब 3 की बात करते हैं। तो 3 की घात यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है ना। तो 1 और 1 में छोटा कौन, 1 ही छोटा होगा, है ना। तो यहाँ पर हमें सिंपल क्या कर देना है, 3 को लिख देना है, ठीक है। बस 5 तो है नहीं, तो 5 की बात ही खत्म। पहली बात दोनों में कॉमन हो, दूसरी बात जिसकी घात छोटी होगी उसे लिखेंगे, है ना। तो लिख दिया। तो ये हो गया क्या, एचसीएफ 6 और 60 का कितना आया, 6 आ गया, ठीक है। बात आई समझ में भाई, दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, और जिसकी घात छोटी होगी उसे ही लेना है, उसे ही लेना है, बाकी को छोड़ देना है, ठीक है। आप सिंपल सा काम कर सकते थे, आप घात छोटी घात बड़ी की बात छोड़ दो। मैंने जैसे एलसीएम में बताया था कि दोनों में जो कॉमन हो उसको एक बार लिख दो, बाकी जो बचे सबको लिख दो, है ना। एचसीएफ में उसे क्या करना है, एचसीएफ में आपको करना ये है कि मान लो ये 6 था, 6 के गुणनखंड आए 2 और 3, 60 में 60 की बात करें तो इसके गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे क्या 5। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है, देखना है कि दोनों में कॉमन कौन है। तो यहाँ पर देखो ये कॉमन है और ये कॉमन है ना। बस इस 2 के लिए तो कोई जोड़ा है ही नहीं, इस 5 के लिए कोई जोड़ा है ही नहीं, तो जो दोनों में कॉमन होगा उसे यहाँ पर लिख दो भैया, बाकी काम करना ही नहीं है। हो गया 6 और 60 का एचसीएफ कितना आया, 6 आया। फालतू काम करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। अब आपको एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है, क्योंकि जब भी आप एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो ये फार्मूला आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो फार्मूला क्या है कि अगर आपके पास दो संख्याएं हैं ए और बी, तब क्या होता है, तब इन दोनों संख्याओं का आप गुणा कर दो। वो गुणा क्या होता है, इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। एक बार मैं फिर से बोल दूं कि इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस फार्मूले को आप क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैं कहता हूं, मान लीजिए कि आपके पास दो संख्याएं, एक 6 है और एक 60 है, ठीक है। इन दोनों का जो एचसीएफ दिया गया है वो 6 दिया गया है, तो आपको कह रहा है कि एलसीएम निकालो, इनका एलसीएम निकालो। तो आपको क्या करना है, आपको इस फार्मूले का यूज करना है। तो ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला कहता है कि एचसीएफ 660 इंटू एलसीएम 660 इक्वल टू क्या, 6 इंटू 60। भाई यही तो है, ए और बी का गुणनफल क्या होता है, उनके महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आया है, 6 आया है। इस 6 को यहाँ पर लिख दो, इंटू क्या हो गया, एलसीएम 660 इक्वल टू कितना, इसका गुणा कर लो 360। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 660 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 बटे कितना है ना, काट दो, कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका एलसीएम। एलसीएम और एचसीएफ निकालने में इस फार्मूले का भी बहुत बड़ा रोल होता है ना, तो ये आपको याद रखना है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया है तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटे वाली बटन को दबाओ और ऑल पर क्लिक कर दो, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी सूचना आपको तुरंत मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करने में व्यस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।